दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, यानी कि लघु बीजाणु जनन के बारे में। पुष्प का नर भाग जो होता है वो कैसे किस प्रकार से ग्रोथ करता है, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कि पुष्प का जो मादा भाग होता है, यानी कि स्त्रीलिंग वाला भाग होता है, वह कैसे विकसित होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, इस चैप्टर का नाम क्या था बाबू? पुष्पों में लैंगिक जनन, यही था ना। तो लैंगिक जनन के बारे में पढ़े थे हम लोगों ने। लैंगिक जनन से पहले नहीं, मतलब कि इस वाले वीडियो से पहले जो वीडियो था उसमें पढ़े थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसको हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणु जनन। इसको लघु बीजाणु जनन को हमने एक और नाम दिया था जिसको बोलते थे परागकण। ठीक है, परागकण को पॉलन ग्रेन भी कहा जाता है। ये दोनों एक ही है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु और परागकण एक ही है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर नंबर 2 से और सेकंड वीडियो से, पार्ट 2 वीडियो से। तो इसमें देखते हैं, हमें बताया था कि पुष्प में जो होता है इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। आप लोग समझ पा रहे हैं वर्तिकाग्र मतलब क्या? वर्तिकाग्र को अंग्रेजी में कहा जाता है स्टिग्मा। ठीक है, और ये था हमारा स्टाइल मारते हुए ऊपर जा रहा था स्टाइल, और ये वाला पार्ट था उसको कहते थे ओवरी। ओवरी यार, पता नहीं स्पेलिंग क्या है, मुझे समझ नहीं आया। चल ठीक है, अब देखिए ओवरी में क्या होता है कि ओवरी के अंदर हम लोग देखने को मिलते हैं छोटे छोटे घुंडी नुमा संरचना। आप लोग देख रहे हैं छोटे छोटे घुंडी नुमा संरचना देख रहे हैं, इसको कहते हैं ओव्यूल कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं ओव्यूल को बीजांड कहते हैं। ठीक है बाबू, ओवरी को हिंदी में कहते हैं अंडाशय। अगर हम इस ओव्यूल यानी कि ओवरी में उपस्थित जो घुंडी नुमा संरचना है, इस ओव्यूल को एक बढ़िया से निकाल कर बड़ा करके देखें तो हमको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो अगर हम इसको ओव्यूल को थोड़ा सा जूम करके बढ़िया से देखते हैं तो इसमें देखने को क्या मिलता है, ये जो परत होती है, या फिर ऊपर से शुरुआत करते हैं, जो ऊपर वाला भाग होता है इसको कहते हैं चलाजा। ठीक है दोस्तों, इसके कहते हैं चलाजा, हिंदी में कहते हैं निभाग। ठीक है, उसके अगर नीचे आते हैं तो ये वाला पोर्शन आप लोग देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन को कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, नाम को याद करते हुए चलिएगा, सारी की सारी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के पश्चात अगर हम देखने को मिलता है कि इसके अंदर वाले पोर्शन, ठीक है, ये वाली संरचना देख रहे हैं आप लोग, किनारे झिल्ली इसको बोलते हैं बाबू। कहाँ गया? एम्ब्रियो सैक। जी हाँ, नहीं इसको नहीं, सॉरी, इस वाले भाग को कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अगर हम इस वाले भाग की बात करें तो ये एक प्रकार से झिल्ली है जो कि रोकने का काम करती है, जो कि न्यूक्लियस और इसको अलग करने का काम करती है। इसमें कोई मतलब है नहीं फिलहाल। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि ऊपर की ओर इस वाले न्यूक्लियस के अंदर ऊपर की ओर देखने को मिलता है जिसको कहते हैं एंटीकोडल सेल, जो 3 प्रकार की 3 सेल होती हैं। ठीक है, फिलहाल बता दूं कि इनका कोई काम नहीं होता, ये आगे चल के नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके बीच में देखने को मिलता है 2 प्रकार के केंद्रक दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेटिव न्यूक्लियस, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। हिंदी में इसको कहते हैं ध्रुवीय न्यूक्लियस। ठीक है बाबू, और हाँ, एक प्रकार से ये भी देख सकते हैं कि एंटीकोडल सेल को हिंदी में क्या कहते हैं, जानते हो? निभागीय सेल। ठीक है, अगर हम इसके नीचे की ओर बात करते हैं, इधर ये जो सहायक सेल्स देख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा मेरी आज जुबान लड़खड़ा रही है ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है लेकिन चलेगा। ये जो 2 सेल्स देख रहे हैं, इन सेल्स को कहा जाता है सिनर्जिड सेल। हिंदी में इसको कहते हैं सहायक कोशिका। ठीक है बाबू, और यहाँ पे एक सेल और आप लोग देख रहे हैं जो कि नीली कलर से बनाई गई है, ये थोड़ा सा आकार में बड़ी हो जाती है, इसको बोलते हैं एग सेल, अंड कोशिका। ठीक है बाबू, अगर हम बीजांड के कुछ निचले वाले सतह जहाँ पे द्वारी सिरे पे देखते हैं इसके, तो इसको कहते हैं माइक्रोपाइल, इसको हिंदी में कहते हैं बीजांड द्वार। ठीक है बाबू, अगर हम ये सब देख रहे हैं, ये
और ये इसको कहते हैं, सिंपल सी बात है, इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स अध्यावरण इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो बाकी ये जो डंठल है इसको जानते हैं पेनिकल्स कहा जाता है, ठीक है। और हाँ, ये वाला पोर्शन यहाँ से जो मुड़ा होता है, इस वाले जो मुड़ा होता है, इस वाले पोर्शन को कहा जाता है हाइलम, ठीक है, हाइलम कहा जाता है। हो गया, ओव्यूल के बारे में देख लिया हम लोगों ने। ओव्यूल जो होता है यहीं पे जब पराग नलिका आती है, धीरे धीरे पराग नलिका क्या किस प्रकार से बीजांड द्वारी सिरे से इसके अंदर प्रवेश करती है, सबकी चर्चा होगी, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो अगर हम मादा भाग यानी कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी गुरु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन को यानी कि मेल कहते थे, लघु बीजाणु जनन को क्या कहते थे, मेल। गुरु बीजाणु जनन को क्या कहेंगे, फीमेल कहेंगे। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी गुरु बीजाणु जनन यानी कि मादा वाला पार्ट किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर मान लें एक ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल में क्या देखने को मिलता है, शुरू में जब अर्ध परिपक्व होता है यानी कि अभी पका हुआ नहीं है, ठीक है, मैच्योर नहीं है, तो इसमें देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक सेल्स होती है बस। इसमें एक सेल होती है इस ओव्यूल में, तो जिसे हम क्या कहते हैं, अध्यस्थली यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोडर्मल सेल। आप लोग थोड़ा सा रिवीजन करें तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाले प्रक्रिया में भी पहले जो सेल होती है उसको क्या कहते थे, हाइपोडर्मल सेल, ठीक है, हाइपोडर्मल सेल ही कहा जाता था, ठीक है। तो इसमें भी एक सेल होती है अध्यस्थली सेल जिसको हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाइपोडर्मल सेल, ठीक है। अब देखिए कुछ होता नहीं है, ये जो हाइपोडर्मल सेल है ये भी हाइपोडर्मल सेल, देखिए यहाँ पे लिखा है। अब देखिए ये हाइपोडर्मल सेल क्या करेगी, एक माइटोसिस डिवीजन करेगी। माइटोसिस मतलब दो कोशिकाओं का निर्माण करेगी, एक सेल से दो सेल्स बनेगी ना, जी हाँ। तो इसमें क्या बनेगी, दो प्रकार के सेल्स बनेगी। पहली वाली सेल्स क्या होगी, पेराइटल सेल, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं भित्ति सेल। लघु बीजाणु जनन में भी हमने यही बताया था, एक पेराइटल सेल बनती थी और एक स्पोरोजेनस सेल बनती थी। अगर लघु बीजाणु की बात करें तो ये आगे चल के विभिन्न प्रकार की भित्तियों का निर्माण करती थी, विभिन्न प्रकार की परतों का निर्माण करती थी। उसमें एक परत थी टेपिटम। टेपिटम क्या करती थी, बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये, इसमें इसका तो ज्यादा रोल नहीं है लेकिन इसका ज्यादा रोल है, इसका स्पोरोजेनस सेल यानी कि गुरु बीजाणु जनन सेल का, ठीक है। अब देखिए ये क्या काम करेगी, यह विभाजन के बिना ही मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती है यानी बदल जाती है, यानी कि अब इसको हम क्या कहेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल, इसको भी एमएमसी कह सकते हैं, मेगास्पोर मदर सेल, एमएसएमसी भी कर सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, एमएमसी रहना बढ़िया है, ठीक है। अब ये क्या काम करेगी, इसमें कन्वर्ट हो गई, कन्वर्ट होने के पश्चात देखिए क्या होगा, इसमें भी मियोसिस होगा। मियोसिस हमने बताया था कि जिसमें अगर ये मान लीजिए 2n है तो ये कितनी n हो जाएंगी, n हो जाएंगी, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी ना, चलिए आधी, ठीक है। इसमें से क्या देखने को मिलता है, जब माइटोसिस हो जाता है, मियोसिस होने के पश्चात हम लोग देखने को मिलता है कि यह तीन थी जो सेल होती हैं, ये तीनों सेल क्या होती है, नष्ट हो जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रियाशील रहती है, ठीक है। अगर हम देखते हैं एक क्रियाशील रहती है तो अब यह क्या काम करेगी, अगर अब इसमें मियोसिस होगा तो पूरा का पूरा लोचा हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। तो अब इसमें मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस ही होगा, ठीक है। अब यह क्रियाशील रहती है, अब यह क्या काम करेगी, माइटोसिस करेगी। माइटोसिस करने के पश्चात दो सेल्स का निर्माण करेंगी, जी हाँ, दो सेल्स का निर्माण करेंगी। एक सेल जो होती है ये चलाजे की ओर चली जाती है, यानी कि कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एक सेल क्या करेगी, चलाजे वाली यानी ऊपर वाले पोर्शन में चली जाएगी, दूसरी सेल क्या करेगी, माइक्रोपाइल की ओर चली जाएगी, यानी ये देखिए एक सेल कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर चली जाएगी, एक सेल कहाँ जाएगी, नीचे की ओर चली जाएगी, ठीक है। अब देखिए फिर से इसमें इन दोनों सेल्स में क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन होने के पश्चात क्या होगा कि एक सेल जो थी ऊपर नीचे थी, इसमें भी माइटोसिस हुआ, दो सेल और बन गई, कुल मिला के 4 सेल हो गई, ठीक है। फिर से इसमें माइटोसिस होता है, कितने सेल्स का निर्माण हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल बन गई। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इस 8 सेल्स में ऊपर वाली जो एक सेल होती है वो
और एक नीचे जो सेल होती है वो दोनों क्या होती हैं, बीच में आने लगती हैं। ठीक है, एरो के माध्यम से समझिए। बीच में आने के पश्चात ये क्या काम करती हैं, यही सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती हैं, यानी ये वाला सेकेंडरी न्यूक्लियस यही बनाती है ना। और ये क्या बनाती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं यानी कि जलाजा। जलाजा की ओर जो सेल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल। ठीक है, एंटीपोडल सेल बनाती है। ये सहायक कोशिका यानी कि सिनर्जिड सेल, और ये अंड कोशिका यानी कि एग सेल का निर्माण कर लेती है। तो हम मैच्योर ओव्यूल का चित्र बनाए हैं, मैच्योर ओव्यूल का चित्र बनाए हैं। किस प्रकार से मैच्योर होता है, तो यहाँ पे आइए, यहाँ से देखिए और देखते हुए यहाँ पे चले आएंगे, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, आगे की ओर देखते हैं। आगे वाला टॉपिक है बाबू पॉलिनेशन। इससे पहले देखा हम लोगों ने किस प्रकार से लघु बीजाणु यानी कि पॉलन ग्रेन परागकण और लघु बीजाणु गुरु बीजाणु यानी कि हमारा मादा वाला पोर्शन किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे कि परागण यानी पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, अगले टॉपिक पे यही होगा चर्चा। ठीक है, तो ये देखिए मेनली 3 टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है। पहले जानते हैं पॉलिनेशन किसे कहते हैं। देखिए, एक पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई पुष्प है और ये भी कोई पुष्प है। ठीक है, तो इसका जो परागकण है इसके वर्तिकाग्र यानी कि किसमें, स्टिग्मा तक ये परागकण पहुंच जाए, इसी को ही परागण कहते हैं, यानी पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है बाबू, 3 टाइप का, यानी 3 प्रकार का होता है। देखिए, पहला होता है स्वपरागण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, देखिए सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कुछ कंडीशनें होती हैं। जैसे देखिए, पुष्प को उभयलिंगी होना अति आवश्यक है। अगर पुष्प उभयलिंगी नहीं होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण नहीं होगा। अब उभयलिंगी क्या है, जिसमें उमंग और वर्तिकाग्र दोनों उपस्थित हो, उसको कहते हैं उभयलिंगी। ठीक है, जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग उपस्थित होते हैं उसको कहते हैं उभयलिंगी पुष्प। ठीक है, तो देखिए किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने तक की प्रक्रिया क्या कहलाती है बाबू, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। ठीक है, तो वर्तिकाग्र मतलब क्या, स्टिग्मा। ठीक है, देखिए स्वपरागण से कुछ हानियां हैं और कुछ लाभ हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, उसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। हानि क्या है, देखिए कम विकसित होते हैं इसके बीज। पहली बात तो ये बात क्लियर है कि इसके जो बीज होंगे वो चुचके होंगे, किसी तरह मुंह टेढ़ा होगा, इधर उधर गोट फेंके रहेंगे। ठीक है, तो कम विकसित होता है। नंबर दूसरा वाला पॉइंट है, पादप विकास की संभावना कम होती है, यानी कि जो पौधा होता है वो गेंडा नहीं रहेगा, मतलब छोटे ही रहेगा। ठीक है, उसको ज्यादा बढ़ने की कोई गारंटी नहीं होगी। ठीक है, और नंबर तीसरा है कि उत्पादकता में कमी होगी। ये भी बात करी, अगर स्वपरागण हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसकी उत्पादकता में कमी होगी। आप लोगों ने गाँव में देखा होगा, बयान वन डालते हैं या फिर धानों की खेती करते हैं, अगर उसी धान को बार बार लगाया जाता है तो पैदावार में गिरावट होने लगती है। वही कह रहा है कि कभी भी ज्यादातर स्वपरागण नहीं करना चाहिए, एक आधे 2 बार करना चाहिए। ठीक है, अगर हम लाभ की बात करें तो लाभ की बात करने में देखिए यह सरलता पूर्वक से हो जाता है। ठीक है, कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती, आराम से टन ठीक है। नंबर सेकंड है कि मकरंद नहीं बनाते हैं। मकरंद क्या चीज होता है बाबू, तो देखिए हमने बताया था क्या है, ये हमारा हो गया स्टिग्मा, स्टाइल, उसके बाद ओवरी। ठीक है, तो स्टिग्मा पर कीट क्योंकि आकर्षित हो, इसलिए इसमें थोड़ा सा मकरंद यानी कि कुछ मीठा पदार्थ उपस्थित होता है। ठीक है, तभी ना आएंगे कीट वगैरह, तभी तो परागण होगा। तो इसी जो मीठा पदार्थ होता है, कनेल का फूल देखा, कनेल का फूल तोड़ने के पश्चात उसको देखते हैं, पीछे से चाटते हैं तो मीठा लगता है। आप लोग भी ट्राई करिएगा। तो मीठा पदार्थ को उत्पन्न करना ही यानी कि मकरंद वही है। ठीक है, नहीं बनाते हैं।
तो अगर सिर्फ पॉलिनेशन होना है तो मकरंद की क्या आवश्यकता है भाई, उधर गिर के हो जाएगा। ठीक है, अगर अगले बात करें कि परागकण व्यर्थ नहीं होते, लाभ में परागकण व्यर्थ नहीं होते, कि जैसे मान लीजिए परागकण तो बन गए, बनने के पश्चात क्या होगा कि आराम से वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसके बाद अपना कार्य शुरू कर देते हैं, ज्यादा परागकण बनने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और देखिए एक लाभ और है कि हानिकारक जीन जाति में नहीं आ पाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई जीव है, मतलब कि जीव कह रहे हैं, कोई पुष्प है, उसको मान लीजिए कैंसर हुआ है, टीबी हुआ है, तो अगर उसका परागकण किसी स्वस्थ पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, स्टिग्मा पर पहुंचेगा, तो उसको भी भाई कैंसर और टीबी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का डर रहता है, तो इसमें यह नहीं हो पाता है। ठीक, कुछ लाभ है कुछ हानि है। अगर हम बात करें पर परागण की, पर परागण मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, OR जीनोगैमी इसको बोलते हैं, जीनोगैमी पॉलिनेशन। ठीक है, देखिए इसमें क्या होना है, इसमें क्या कंडीशंस होती है, इसमें एक लिंगी पुष्प होता है। ठीक है, या एक ही लिंगी पुष्प होता है, दो लिंगी में भी होता है परागण, लेकिन माना जाता है एक लिंगी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो हानि देखते हैं, इसकी पहले हानि क्या होती है। देखिए अधिक परागकण मतलब बनना चाहिए, नहीं तो पता लगा जा रहे हैं और रास्ते में खत्म आ गया, आंधी आगे उड़ गए, परागकण पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा परागकण बनना चाहिए पर परागण में। ठीक है, ये हानि हो गई। नंबर दूसरा है नष्ट, यदि ज्यादा अधिक होते हैं। ठीक है, हमने बताया ना कि आंधी नहीं आई, पता लगा परागकण को पता नहीं कहाँ चले गए, तो अधिक मात्रा में इनकी बनावट होनी चाहिए, या अधिक नष्ट भी होते हैं। ठीक है, और क्या बात करते हैं, शुद्ध वंशक्रम नहीं होता है। ठीक है, शुद्ध वंशक्रम का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कैसे बता दें, वही धान की खेती वाला उदाहरण समझिए। अगर एक ही धान को बार बार उसी खेत में लगाया जा रहा है, तो क्या होगा कि धान की वृद्धि धीरे धीरे घट जाएगी। ठीक है, शुद्ध वंशक्रम नहीं चल पाएगा। अगर वही संकर बीज लाएंगे, तो एक छोटा है और एक बड़े से एक संकरण करा के लाएंगे, तो बीज लंबा होगा, पौधा भी लंबा होगा। ठीक है, इसका कहने का तात्पर्य यही है, शुद्ध वंशक्रम नहीं चल पाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि चाइनीज लोग क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो उनका क्रम क्या है, उनका जो बच्चा होगा वो भी छोटे रहेगा, शुद्ध वंशक्रम चल रहा है। ठीक है, तो शुद्ध वंशक्रम इस वाले यानी कि पर परागण में नहीं चल पाते हैं। अगर उनके बाप छोटे हैं, छोटे लंबे हैं, तो उनका बेटा क्या होगा, लंबा होगा। ऐसी बात है, वो क्रम इसमें नहीं चल पाता है। देखिए हानिकारक जीन मिल जाते हैं। हानिकारक जीन का मैं कहने का मतलब सिर्फ इतना समझिए कि मान लीजिए कोई पुष्प है, उसको टीबी हुआ है, कैंसर वैंसर हुआ है, दिल की बीमारी, खांस रहा है, अगर वो किसी दूसरे पुष्प के वर्तिका के पर अपना परागकण डाल देगा, तो क्या होगा भाई, उसको भी टीबी हो जाएगी। तो हानिकारक जीन मिल जाते हैं, जिसके कारण नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम लाभ की बात करें तो लाभ तो बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए बड़े बीज आकार भारी। ठीक है, पहला पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट क्या है, उत्पादक ज्यादा होगी। बड़े बड़े बीज होंगे तो भाई क्या होगा कि उसका जो पादप वाला पौधा है वो भी थोड़ा मोट डांट होगा, बढ़िया से टनमन रहेगा। ठीक है, अगर अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं, विकसित बीज होते हैं। ठीक है, विकासशील नहीं होते, विकसित होते हैं, एकदम भरपूर, एकदम ठोस, एकदम बढ़िया, एकदम समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो अगला बात करते हैं विभिन्नता। अगर माँ बाप में कोई रोग हो गया तो बच्चे में कोई रोग नहीं होगा। ठीक है, विभिन्नता देखने को मिलती है। अगर मान लीजिए इसके पूर्वज जो है काले काले हैं, तो हो सकता है गोरे हो जाए, तो विभिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और है, एक अच्छा वाला पॉइंट है, इस परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, पर परागण के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए कुछ माध्यम हम लोग लिख दिया है, जैसे मान लीजिए जल एक माध्यम होता है ना, कमल में क्या होता है, कमल नहीं सॉरी, जो समुद्र के नीचे पौधे होते हैं उनमें जल की आवश्यकता होती है ना। ठीक है, तो देखिए जो जल में परागण करते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है, और जो वायु के द्वारा परागण होता है उसको कहते हैं एनीमोफिली। ठीक है, और उसके बाद नंबर थर्ड है कीट के द्वारा जो परागण होता है उसको कहते हैं एंटोमोफिली। ठीक है, नंबर फोर्थ है जंतुओं के द्वारा भी होता है ना, हाथी के द्वारा होता है ना परागण। रेफ्लेसिया नामक एक पुष्प होता है ना, तो क्या होता है, हाथी अपना पाव रख देती है, उसके बाद आगे चलते जब दूसरा रेफ्लेसिया पौधा पुष्प आता है तो उसको भी पाव रख देती है, दोनों का परागण हो जाता है। ठीक है, उसको जो जंतु द्वारा परागण होता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं जूफिली। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं।
परागण 3 प्रकार का होता था, नंबर 1, नंबर 2, नंबर तीसरे पे आते हैं कृत्रिम परागण यानी कि आर्टिफिशियल, मानव द्वारा भी होता है बाबू, ठीक है। ये देखिए मानव द्वारा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला है इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन को हिंदी में कहते हैं विपुंसन, ठीक है, विपुंसन। इसमें क्या होता है, इसमें पुमंग को काट देते हैं, पुमंग यानी कि नर वाला पोर्शन जो था परागकण और परागकोश वाला, अरे ये वाला भाई, अरे हम थोड़ा सा बना के दिखा दे रहे हैं, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को काट के निकाल देंगे, सिर्फ और सिर्फ इतना ही पोर्शन बचेगा यानी मादा वाला पार्ट बचेगा बस, ठीक है। इसमें काट के निकाल देते हैं। उसके बाद मन चाहा अपने मन से जिस वाले पुष्प को देखेंगे जो बढ़िया है उसका परागकण ला के इसके वर्तिका के ऊपर छोड़ देंगे, परागण हो जाएगा, ठीक है। विपुंसन यानी कि इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन, ठीक है। अगर हम दूसरे वाले बात करते हैं तो इसको कहते हैं बैगिंग। बैगिंग तो मेंडल के जमाने में होता था, अब भी होता है लेकिन उतना, इसको कहते हैं हिंदी में थैलीकरण, ठीक है। तो जो मेंडल थे वो यही ट्रिक थोड़ा सा अपनाए थे। इसके क्या कहते हैं कि वर्तिकाग्र पर थैली बांध देते हैं। वर्तिकाग्र पर देखिए ये हमारा है वर्तिकाग्र बाबू, अगर हम इस पे एक थैली बांध देते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं, किसी परागकण की हिम्मत नहीं है पन्नी को अंदर छेद करके वो वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, ठीक है। तो पन्नी बांधने से क्या होता है कि कोई भी वर्तिकाग्र पर परागकण नहीं आ पाता है, तो अपने आप से मन चाहा फिर से इस पे एक नया परागकण ला करके डाल देते हैं। उसके बाद आगे की प्रक्रिया आप लोग समझ रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से पुष्पों में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है। जुड़े रहिए हमारे नितिन पाल के साथ, ऐसे वीडियो आपको दूंगा, ठीक है। जय हिंद।